अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल, हम जी आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जिन लोगों ने 2-3 दिन पहले जो हंगामे किए थे और बिल्डिंग्स जलाई थी, जीएचक्यू में भी घुसे थे, वगैरह-वगैरह जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने ही है। उसके ऊपर जी एक्शन शुरू हो चुका है और फुटेजेस देख-देख कर उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन साथ-साथ पीटीआई के लीडर्स को भी या पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, खासे उस किस्म के जो कि प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, उनको भी जो है वो पुलिस और कानून के कटघरे में लाया जा रहा है और उन्हीं में से एक हैं जी अली ज़ैदी साहब। अली जैदी साहब को अरेस्ट करके तकरीबन 30 डेज के लिए नजरबंद कर दिया गया है और जैकबाबाद जेल में उनको भिजवा दिया गया है। अब देखते हैं कि वो जल्दी निकल पाते हैं या पूरे 30 डेज चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन बहरहाल, बात हम कर रहे थे इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े ही डिस्टर्ब हैं, बड़े ही नाराज हैं एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, क्योंकि वो उनको दोबारा से जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं ला रही। लेकिन अब हुआ ये है कि जी जैसा हमने आपको बताया था कि पीडीएम यानी जिन पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, उनके वो लोग जो है उन्होंने जी कल जो है वो इस्लामाबाद में कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो थी वो सबसे आगे थी। मौलाना साहब की पार्टी के लोग जो हैं वो डंडे शंडे लेकर और जी यूनिफॉर्म पहने हुए, यानी अपने उनकी पार्टी की जो यूनिफॉर्म है वो पहनकर हमें नजर आए। हमने देखा कि गेट से भी, वो गेट जो बनाया गया है रेड जोन में, उसके ऊपर से भी जंप करने की कोशिश की और इसी किस्म का हंगामा दिन भर रहा। लेकिन शाम होते होते मौलाना फजलुर रहमान ने अपना वो धरना या अपना वो प्रोटेस्ट जो था वो खत्म कर दिया। लेकिन उससे पहले उनके कंटेनर पे जहाँ पे वो तकरीरें कर रहे थे मौलाना साहब, वहाँ पे मरियम नवाज भी पहुंची और उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि वो मौलाना साहब का साथ देंगे इस प्रोटेस्ट में। यहाँ पर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो आपको पता लगे कि मौलाना के लोग कर क्या रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आज जो कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से धरने का ऐलान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस हवाले से हमारे कारवान और हमारे काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त हम सीरीना चौक पर खड़े हैं, सीरीना होटल के साथ खड़े हैं और साथी भी यहाँ जमा हो रहे हैं। तो लिहाजा मुल्क भर के तमाम साथियों को हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर जी, ये सरीना होटल के सामने जो रेड जोन है वहां पर ये लोग जमा थे और उसके अलावा कई ऐसी पिक्चर्स भी बहुत से लोगों ने शेयर की सोशल मीडिया पर, जिसमें ये लोग गेट फलांगते हुए नजर आए और कई लोगों का ख्याल था कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो गेट है। लेकिन ऐसा नहीं, वो रेड जोन का गेट है और जहां से ये लोग जो हैं वो अंदर दाखिल हुए या अंदर दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की। एक वीडियो और देखते हैं। ये भी जी बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के लोग थे ज़्यादातर। और वैसे तो कहा यह जा रहा है कि इसमें बाकी की भी पार्टीज जो कि गवर्नमेंट में शामिल हैं वो भी थी। लेकिन गवर्नमेंट चाहे अनाउंस करे या ना करे इलेक्शंस का, लेकिन बहरहाल एक माहौल बना हुआ है और हर दूसरे दिन जो है वो करे या ना करे इलेक्शंस के लिए, लेकिन बहरहाल इलेक्शन का माहौल जो है वो बन चुका है और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है या इसी किस्म के धरने शरने दिए जा रहे होते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब का ये कहना है किसी हद तक वो भी अक्टूबर इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, मगर उनका कहना यही है कि जी अनाउंस कर दिए जाएं, जो अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। मगर खैर हम एक वीडियो और देखते हैं।
जी, तो ये भी जो है वो मौलाना साहब के ही लोग थे और नारे-शारे लगा रहे थे, लेकिन बहरहाल अब ये लोग जा चुके हैं। इनके ऊपर ख़ैर हम आगे आपको बात करेंगे, हम ज़रूर बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है और आगे किस तरह से बात चली है और लोग क्या कह रहे हैं। मगर बहरहाल इस वक़्त यही सुनने में आया कि मौलाना फज़लुर रहमान की जो पार्टी थी, उन्होंने जो है वो ये धरना या ये प्रोटेस्ट जो है, वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बात हम करेंगे इसहाक डार साहब की, यानी कि हमारे जो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब का जी कहना ये है कि उन्होंने 12 रुपए जो हैं वो पेट्रोल में कमी कर दी है, यानी कि 12 रुपए सस्ता अब फ्यूल मिला करेगा पाकिस्तान के लोगों को। इसके साथ-साथ उन्होंने जो है वैसे तो खैर लोगों को उम्मीद नहीं थी कोई खास, लेकिन फिर भी अब ये एक काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है लोगों को, लेकिन देखते हैं कि इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को मनवा पाती है या नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि जी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को जो है, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान का जो प्रोटेस्ट था वो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट ने ही भेजा था इमरान खान को बताने के लिए, क्योंकि अभी उनके पास बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जिससे इमरान खान को रोका जा सकता है। और उसमें से पहला कार्ड जो उन्होंने निकाला है वो थे मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी के लोग जो कि हमें रोड पर नजर आए। लेकिन उसके आगे जो है जो ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है इमरान खान के लिए वो है टीएलपी के लोग, यानी कि तहरीके लब्बैक वाले। और अगर ये लोग बाहर आ गए और इन्होंने आके खान साहब की खैरियत पूछनी शुरू कर दी तो शायद खान साहब को बचने का कोई रास्ता ना मिले, क्योंकि ये लोग काफी खतरनाक हैं। और इमरान खान के जमाने में इनके ऊपर फायरिंग भी की गई थी, अगर आप लोगों को याद हो, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर। और जाहिर है वो बात भी ये लोग यकीनन दिल में लेकर बैठे होंगे। मगर ये जरूर है कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी इतनी डेंजरस नहीं है जितने खतरनाक टीएलपी वाले हैं। और उसका रीजन ये बताया जाता है कि मौलाना साहब के साथ ज्यादातर पठान है, और पठान जो हैं वो तो जाहिर है कि वो इतने ज्यादा डेंजरस इमरान खान के लिए नहीं है। लेकिन जो टीएलपी वाले हैं ये हैं पंजाबी, और खान साहब भी हैं पंजाबी। तो जब पंजाबी पंजाबी को पंजाबी में समझाएगा तो फिर सोचिए क्या होगा। बिल्कुल। और जैसा कि सबने देखा ही, टीएलपी वाले जितना रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं, शायरी कोई करता है तो अगर किसी ने उठकर इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब का किसी किस्म का पर्चा दायर कर दिया या किसी किस्म का इल्जाम लगा दिया, और उसके लिए उसको प्रूव करने के लिए बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें खान साहब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनके बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसपे कि कई जो रिलीजियस लोग हैं उनको एतराज होता रहता है, तो फिर खान साहब क्या करेंगे। तो इस तरह के कई लोग जो हैं वो अभी मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट की जेब में है, और जिस वक्त वो समझेंगे उस वक्त वो इनको निकाल के बाहर ला भी सकते हैं इमरान खान के सामने। लेकिन इमरान खान जो है बहरहाल वो यही जिद पकड़ के बैठे हैं कि उनको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो मैं तो कहती हूँ बना दीजिए, एक बार बना दीजिए, और उसके बाद देखिए कि खान साहब क्या जादू दिखाते हैं, कौन सा चमत्कार दिखाते हैं जिससे कि पाकिस्तान के सारे मसले जो हैं वो चुटकी बजाते में हल हो जाएं। लेकिन बहरहाल इस बात पे तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही सोच सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी सोचने का काम है कि बिल्कुल इमरान खान को किसी तरीके से जो है वो या तो आप लोग वापस ले आइए या फिर ये कि उनको कुछ समझा दीजिए कि बेटा तुम्हारी बारी बाद में आएगी। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिन्होंने हंगामे किए थे उनको पकड़ पकड़ के पुलिस ले जा रही है। उन्हीं में से एक साहब देखिए क्या कह रहे हैं। एक सेकंड जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मुर्तजा, मेरी वाइफ बाहर खड़ी है, उसको भी पकड़ ले जी। और इस किस्म के लोग हैं जो खुद तो अरेस्ट हो गए हैं और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कह रहे हैं कि जी वो बाहर हैं, जरा उनको भी पकड़ लीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना यह है कि वो इलेक्शन से नहीं डरते और इलेक्शन के लिए बिलावल साहब और उनकी पार्टी एकदम तैयार है। और वो कहते हैं कि जी जब मर्जी आप इलेक्शन करवा दीजिए, हम इलेक्शन से नहीं घबरा रहे। हम बात करेंगे जी आगे आपसे अख्तर खान मेंगल साहब की, यानी कि सरदार अख्तर मेंगल साहब की, जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं।
اور انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم، خیر یہ تو بشرا بی بی کی پکچر آپ نے لگا دی، وہ کہاں ہے اختر خان مینگل صاحب کی پکچر جو ہے، ایک سیکنڈ میں ابھی ڈھونڈ کے آپ کو اختر خان مینگل صاحب کی بھی پکچر جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں. لیکن بشرا بی بی بھی جو ہے وہ آج پہنچی تھی، اتنی دیر میں ہم پکچر ڈھونڈ رہے تھی، دیر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جی بشرا بی بی بھی آج جو ہے وہ جیسا میں نے کہا کورٹ میں پہنچی تھی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 23 کو وہ دوبارہ آتی ہیں یا پھر دوبارہ انہیں ضمانت ملتی ہے. خیر بات ہم کر رہے تھے اختر خان مینگل صاحب کی، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل بلوچستان نیشنل پارٹی کے، اور ان کا کہنا یہ ہے، یعنی انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کل یہ بات کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے پاکستان کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تقریباً 50 کے قریب جو ہے 50 جو ہے وہ فوجی آرمی جنرلز، اس کے بعد 50 ججز اور 50 ہی جو ہے وہ پولیٹیشنز، ان کو چوک پر پبلک کے سامنے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. جی ہاں، یہ کہنا ہے سردار اختر مینگل کا کہ جی پاکستان کو سب نے مل کر خراب کیا ہے، پاکستان کے ڈیمیجز کے سب لوگ ایک ہی جتنے جو ہیں ذمہ دار ہیں، تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ 50 ججز 50 پولیٹیشنز اور 50 جو ہیں وہ آرمی کے جو جنرلز ہیں ان کو جی لٹکا دینا چاہیے. لیکن ہمیں پوچھنا یہ تھا کہ سردار صاحب وہ لسٹ بنائے گا کون، اور وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کس کو لٹکانا ہے اور کس کو نہیں لٹکانا ہے، کیونکہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے تو بڑی، سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، جتنے کرپٹ ہیں سب کو لٹکا دو، لیکن یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ ان میں سے کون کرپٹ ہے اور کس نے کیا کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس بات سے انکاری بھی ہو. تو بہرحال یہ ایک ایڈوائس تھی سردار صاحب کی جو انہوں نے آج پارلیمنٹ میں دی. بات ہم کریں گے خواجہ آصف کی. آئینی اختیارات کے استعمال کا وقت آ گیا ہے، پارلیمنٹ چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ کا جائزہ لے، یہ کہنا ہے جی خواجہ آصف صاحب کا. اور دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اجازہ لیتی ہے یا نہیں لیتی. لیکن ہاں پارلیمنٹ نے یہ ضرور کیا ہے کہ جی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے خلاف، یعنی کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے. جی فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ پنجاب میں فوج لگا دی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جی اپروو کر دیا ہے کہ جی رینجرز جو ہیں، یعنی کہ وہ جی رینجرز لگا دیے گئے ہیں پنجاب میں. اس کے اوپر پنجاب والے جو ہے بڑے ناراض ہو رہے ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ کراچی میں تو کب سے رینجرز لگے ہوئے تھے اور لگے رہے، اور کیا کچھ ہوا اس کے اوپر تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. لیکن کرنا چاہیے کیونکہ کراچی بھی جو ہے وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور اس کے اوپر بھی یقیناً لوگوں کو بات کرنی چاہیے. خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، اب تو مجھے جیل سے جب باہر آیا ہوں مجھے وقت مل گیا ہے تحقیقات کرنے کا. تو مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے. جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا. ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنیں. اس وقت ون سائیڈڈ بیانیاں چل رہے سارے الیکٹرانک میڈیا پہ، اور وہ یہ جو سارے مافیا بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے بلکہ جس طرح مجھے پکڑا گیا، فوج مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اور جس طرح پکڑا گیا اس کا جو رد عمل آنا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے، جو کہ اور لوگ تھے کرنے والے. اور جب بھی انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جو لوگ اس پہ شامل تھے جنہوں نے پلان طریقے سے یہ سارا. جی ہاں ویڈیوز ہیں، اور ان ویڈیو کی مدد سے ہی ان لوگوں کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کیسز بھی چلیں گے. اور جیسا میں نے کئی بار کہا، بلکہ میں نے تو جس وقت عمران خان صاحب کو نیا اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت ہی بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عمران خان تو باہر آ جائیں گے 2-4 دن میں. اور اس کے بعد خیر خان صاحب تو گئے ہی نہیں اندر جو باہر آتے، لیکن خیر میں نے یہی کہا تھا کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب وہی اپنے بنی گالا اور کبھی زمان پارک میں آرام سکون سے رہ رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ویڈیو لنک پہ بھاشن دے رہے ہوں گے. لیکن بھگتے گا کون؟ بھگتیں گے وہ لوگ
جو بیوقوف لوگ اپنے لیڈرز کے پیچھے چل پڑتے ہیں بغیر سوچے کہ لیڈرز ان کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے. اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کی پارٹی نے ہر اس آدمی سے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے یہ ہنگامہ کیا تھا. اور یہ اور بات ہے کہ ان کے بہت سے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہ وہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جی لوگ باہر نکلیں اور لوگ پروٹیسٹ کریں. لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں, اب اس کے اوپر کوئی کیا کہہ سکتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو جو ہے وہ بھڑکایا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا کہ جی آپ لوگ پہنچیے, آپ لوگ شور مچائیے, اور اسی قسم کی کئی چیزیں کہی جا رہی تھی. لیکن اب عمران خان صاحب نے ایک دم سے بڑا والا یو ٹرن مارا ہے اور اب وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. خیر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ہر پاکستانی کو پاک فوج کے دفاع کے لیے اب باہر نکلنا پڑے گا. اپنے افسروں اور جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں. ان کے دل بہت دکھی ہوئے ہیں عمران اور اس کی تحریک انتشار کی بغاوت, ضلالت اور غداری کی وجہ سے. اپنے گھروں سے باہر نکلیں. جہاں بھی آپ کو کوئی سپاہی, کوئی فوجی نظر آئے اس کو گلے لگائیں, اس سے ہاتھ ملائیں, اس کو دعا دیں, اس کو کوئی تحفہ دیں اور اس کو بتائیں کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے, دل برداشتہ مت ہو. یہ ہر پاکستانی, آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں, جہاں بھی آپ کو کوئی سپاہی نظر آئے اس کی عزت کریں, اس کو سلوٹ کریں اور ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ, سلوٹ ٹو آر سولجرز, سپاہیوں کو سلام کرو. تو بسم اللہ اپنی ڈیوٹی کریں. اور یہ دشمن جو ہماری پاک فوج کے خلاف ایک جنگ کر رہا ہے, اس میں آپ سپاہی بن کر دشمن کے سپاہیوں کو روکیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جائیں سپاہیوں کو سلام کریں. جی یہ تھے زید احمد صاحب, یعنی کہ مشہور زمانہ لال ٹوپی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی جہاں پر بھی آپ کو فوجی دکھیں ان کو سلام کریں, ان کو گلے لگائیں, ان کو تحفے دیں. بالکل کریں, بالکل کریں, کوئی حرج نہیں ہے زید احمد صاحب. لیکن وہ تو آپ عام فوجیوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ تو عام سپاہیوں کی بات کر رہے ہیں. جو ہم لوگ کہتے ہیں یا ہمارے جیسے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, یا ایون بہت سے لیڈرز ہمارے سے پہلے بھی یہی باتیں کرتے رہے ہیں جو عمران خان صاحب اب ہلکا پھلکا گھما پھرا کے کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کرپشن کیسز کی بات نہیں کرتے. عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ جی باجوہ صاحب ہوں, چاہے کیانی صاحب ہوں, چاہے دوسرے ہمارے آرمی چیف ہوں, یا چاہے جنرل افضل ہوں, وہ جو کووڈ کے زمانے میں بھی پیسے کھا گئے تھے ہر پیشنٹ کے, جو کہتے تھے کہ جی 25 لاکھ خرچ ہو رہا ہے ایک ایک پیشنٹ پہ, اور اسی قسم کے بے شمار دوسرے لوگ, عاصم سلیم باجوہ اور پتہ نہیں کون کون, ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے ڈی ایچ اے بنائے ہیں, انہوں نے کارنر کے پلاٹ خریدے ہیں, اور انہوں نے کینیڈا, دبئی, لندن, کہاں کہاں پراپرٹیز بنائی ہیں. ان کی وجہ سے یہ کشمیر کا چورن بیچا ہے انہوں نے لوگوں کو, اور کشمیر کر کے ڈیفنس بجٹ لے لے کر, اور یہ کھا پی کے ڈکار مارے بغیر چلے گئے. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب نہیں کہتے. اس وقت تک ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بالکل سنسیئرلی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی جو ہے وہ جی پالیٹکس میں دخل اندازی نہ کرے, پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کرے. اگر عمران خان جب تک یہ ان لوگوں کی کرپشن کی بات نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ جیسے پولیٹیشنز کو سزا ملتی ہے یا کہا جاتا ہے کرپشن کے اوپر, اسی طریقے سے ایجنسیز اور آرمی کے لوگوں کو بھی کہا جائے گا. جب تک عمران خان یہ نہیں کہتے اور صرف یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ہٹا دو جی, مجھے لے آؤ, ان لوگوں کو ہٹا دو, مجھے پرائم منسٹر بنا دو, تو جب تک ہم عمران خان صاحب کا جو ہے وہ, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے وہ خان صاحب کے بات کے اوپر یقین کر سکے گا یا یقین کرنا چاہیے. کیونکہ بہرحال جو بھی ہے عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں صرف اپنے لیے ہی بات کر رہے ہیں, کنٹری کے لیے نہیں. یہی ڈیفرنس ہے ہمارے اندر اور ہندوستانیوں میں, کہ ہندوستانی جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, اور پاکستانی جب بات کرتے ہیں تو صرف اپنی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ ہمیں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا نے ایک بڑا کام کیا ہے, اور وہ یہ کہ انہوں نے فوج کے اندر جو ہے 2 سیکشنز بنا دیے, ڈیوائیڈ کر دیا ہے. مگر اب بات ساری ہے
کہ ایک ग्रुप इमरान खान का साथ दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा। अब एक इमरान खान का साथ क्यों दे रहा है और दूसरा साथ क्यों नहीं दे रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके लिए जी मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इमरान खान का साथ इस तरह से दे रहा है कि जो जिनके काम इमरान खान आएंगे, यानी उन लोगों को खान साहब ने कोई ना कोई पोस्ट देनी होगी, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आर्मी के या जो हाजिर सर्विस है रिटायर होने वाले हैं या जो भी, तो उनमें एक तो खान साहब ने उनकी जो औलादें हैं उनको या तो पार्लियामेंट में लाना है, पार्लियामेंट में नहीं लाना तो वो कोई बिजनेस करते होंगे जाहिर है। फौजी फाउंडेशन आपको तो पता ही है ना, मतलब पैम्पर से लेकर और मटर छिलने तक हमारी फौज हर जगह आ गए। तो जी हाँ, तो उन लोगों को भी जो है वो खान साहब ने वादे किए होंगे और उनको खान साहब से उम्मीदें होंगी कि खान साहब उनका कुछ ना कुछ काम करेंगे। और जो लोग इमरान खान का साथ नहीं दे रहे वो यकीनन दूसरी किसी पार्टी के साथ होंगे और उनका ख्याल होगा कि इमरान खान ना सही PMLN या पीपल्स पार्टी, उनमें से कोई उन लोगों के वही काम करेगा जो इमरान खान बाकी के ग्रुप के कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि इमरान खान का साथ एक हिस्सा हमें फौज का ऐसा जो देता हुआ नजर आता है और दूसरा नहीं। उन्हीं में से एक साहब हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, पिछवाड़ा, याद आया आपको? जी हाँ, और उनका नाम है जी आप लोग तो जानते ही हैं, वो पिछवाड़े वाले वही ना, वो जिनकी मिसेस का निशाना बड़ा खराब है जी, मतलब वो गोली तो मार रही थी मगर मतलब निशाना उनका ठीक नहीं था, मगर एक साहब ने मुझे कहा जी ये रहे बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जनरल फैज हमीद। और वैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि क्या पता वो उधर ही निशाना लगा रही हो, आपको ऐसे ही लग रहा है कि निशाना गलत हो गया, लेकिन ये बात में भी वैसे दम है। लेकिन खैर, हम उनके उस वक्त निशाने की और गलत निशाने की और सही निशाने की और पिछवाड़े की बात तो कर ही कोई नहीं रहे, इसलिए कि फजूल की बातें करने की तो मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल जी सीधी साधी न्यूज बताती हूँ, वही मैं बता रही हूँ। तो जी ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज हमीद ने इमरान खान का बहुत साथ दिया, इमरान खान ने भी उनका बहुत साथ दिया। इमरान खान ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से जनरल फैज हमीद को जो है इमरान खान साहब जो है आर्मी चीफ बना दे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। अब जी ये हो गए हैं रिटायर। अब रिटायर होने के बाद जो है अब सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो ये रिटायर हो गए, तो अब ऐसा क्या है कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ ये फिर भी नजर आ रहे हैं। सुनने में यही आया है कि जी जो आर्मी में इस वक्त लोग मौजूद हैं उनको भी ये मैनेज कर रहे हैं, इनकी बात को सुना जा रहा है। और उनमें से कई लोग जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो जनरल फैज हमीद की सपोर्ट भी है जो इमरान खान को हासिल है। और इमरान खान साहब उन्हीं की वजह से जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको जो है वापस से लाया जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसमें जनरल फैज हमीद जो है वो किस लिए साथ दे रहे जी, वो तो रिटायर हो गए, उनको तो घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी रीजन भी ये बताई जा रही है कि इमरान खान ने कहीं ना कहीं उनसे वादा कर रखा है कि चलो तुम आर्मी चीफ तो नहीं बन पाए, लेकिन अगर मैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं तुमको जो है कुछ ना कुछ जरूर बना दूंगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या बना देंगे पता नहीं, मुझे लगता है कि मामू ही ना बना दे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, मामू भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। और वो जैसे ही हमें पता लगा कि कुछ बना दिया है तो हम आपको बताएंगे। मगर खैर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम आपसे ठहर ठहर के बताते हैं, एक साथ अगर आपको बता दें तो जाहिर है आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे लिए तो हो ही जाएगी। इसलिए लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान और फैज हमीद का जो क्या कहते हैं यार, गठजोड़ है, यानी कि इन दोनों की आपस में जो एक केमिस्ट्री मिलती है, ज्योग्राफी मिलती है, फिलॉसफी मिलती है, पता नहीं क्या क्या मिलती है, वो अभी तक चलती चली जा रही है। और लोगों का कहना यही है कि कहीं ना कहीं इमरान खान ने उनको अभी फिर किसी चीज के लिए प्रॉमिस कर रखा है जिनकी उनको उम्मीद है। और यही वजह है कि जनरल फैज हमीद इमरान खान का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। आसिम मुनीर साहब की जी बात हुई है, यानी कि टेलीफोन पे बात हुई है UAE के प्रेसिडेंट से। और दोनों ने क्या बातें की हमें क्या पता जी, फोन हमने थोड़ी सुना था, हमें क्या मालूम, और ना ही हम फोन टैप करते हैं एजेंसीज की तरह, तो हमें नहीं पता। हमें तो बस इतना पता है कि दोनों ने फोन पे बात की है,
तो यकीनन कुछ मतलब लेन देन की बात की होगी। जाहिर है कि पूछा होगा हमारे आर्मी चीफ ने कि यूएई के प्रेसिडेंट से कि आप हमें क्या दे रहे हैं, आप हमारे आएंगे तो आप क्या लेकर आएंगे, और अगर हम आपके आएंगे तो आप हमें क्या देंगे, क्योंकि हम आपके मेहमान होंगे। लेकिन जब आप हमारे आएंगे मेहमान बन के तो आप हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ ना लेन देन कुछ ऐसा ही होता है, मतलब हम जाएंगे तो भी हम लेंगे और वो आएंगे तो भी हमें को गिफ्ट मिलेगा। तो या कुछ ना कुछ मतलब फंड मिलेगा, तेल दे दें, पैसे दे दें, मतलब हर चीज के लिए। हम तो चावल तक खान साहब तो मांग के ला चुके, लेकिन खैर अब देखते हैं कि क्या चीज यूएई से हमें मिलती है। मगर बहरहाल बात हुई है टेलीफोन पर आर्मी चीफ की यूएई के प्रेसिडेंट से। उसके साथ साथ हम आपको जी ये भी बताते चलें कि एक सेकंड, उसके साथ जी हम आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो बड़े परेशान हो गए होंगे कि जी अब जो है पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए का कमी का ऐलान किया गया है। लेकिन इमरान खान यही सोच रहे होंगे कि जी हम तो चाह रहे थे कि कुछ और मसले मसाइल बढ़े, मगर यहाँ तो ये हो रहा है कि जी फ्यूल की प्राइस भी कम की जा रही है। मगर गवर्नमेंट से फिलहाल और कुछ नहीं संभाला जा रहा, ये भी एक फैक्ट है कि ना तो आईएमएफ से कुछ मिल पाया है और ना ही उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो पा रहा है। इंडिया की बात अगर हम करें, जो कि हमें करनी ही चाहिए, तो जी सबसे पहले तो कर्नाटका की तो हमने आपको बता ही दिया था कि जी इलेक्शन जो है वो मोदी जी की पार्टी जो है बीजेपी वो हार गई है। लेकिन एक चीज उन्होंने जो बड़ी अच्छी की वो ये कि उन्होंने फटाफट जो पार्टी जीती थी यानी कि कांग्रेस, उसको उन्होंने दे दी है मुबारकबाद। मगर साथ हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स पे सुबह से जो न्यूज चल रही थी और वो ये चल रही थी कि जब इसका इलेक्शन हुआ है कर्नाटका का और वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत गई है, तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं और ये भी दिखाया गया टीवी चैनल, हमारे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे। अब ये बात कहाँ तक ठीक है कि इस किस्म के नारे लगे, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। मगर साथ साथ मुझे ये भी बता दिएगा कि आखिर उधर पाकिस्तान का क्या लेना देना अगर कांग्रेस जीत गई है तो। आप भला हर चीज में हम लोगों के नारे क्यों लगाने शुरू कर देते हैं, ये बात कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई है। मगर एक न्यूज जी और भी आई है और वो ये कि इंडिया ने अफगानिस्तान को जो है कि यानी अफगानिस्तान की जो एम्बेसी दिल्ली में है वो जी तालिबान को हैंड ओवर कर दी है। अब अगर इंडिया ने जो है वो अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है जो कि दिल्ली में है इंडिया में, उसको अगर हैंड ओवर कर दिया है तालिबान को, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है या तस्लीम कर लिया है तालिबान की गवर्नमेंट को। अब ये बात भी कोई हमारे कोई हिंदुस्तानी दोस्त ही बता सकते हैं। मुझे तो बहरहाल ये न्यूज मिली थी तो मैंने सोचा कि ये भी चिपका दूं आज के शो में। खैर यहाँ से हम चलते हैं, एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। 3 days all my country environment heat was. PTI leader Imran Khan Saab arrested is, and police and people fighting is, fire on the car and buildings, all materials fire. So heat environment is 3 days net off is my loss is, my package the end is. Why your net off is your and people and fighting, but not your net off is. Without net doggy style life is 3 days past. नेट के बगैर 3 दिन हमने कुत्ते वाली जिंदगी गुजारी है. यू आर नॉट एड्रेसेस, तुम्हें नहीं पता. ऑल स्ट्रीट walking is this location sitting, this location sitting, this location sitting. You are not addressing my feeling is. These people not eating flour, not drinking water, cold drink, tea drinking, but not stay without net. This Pakistani people. So please, government, I request you,
this fighting every day, ये हर वक्त not of net is people is, net not is, people not is. So 3 days you are what working, my friends. जी, और ये कोई साहब थे जो गवर्नमेंट को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा था, मोबाइल डेटा ऑफ था, लेकिन खैर उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहे। मगर अब मोबाइल डेटा ऑन है, सोशल मीडिया भी चल रहा है। अलबत्ता यूट्यूब पे अभी तक गवर्नमेंट ने जो है यूट्यूब को अभी तक बैन करके रखा है, अभी तक ब्लॉक करके रखा है यूट्यूब को। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यूट्यूब के ऊपर से भी ये मुसीबत और ये इस किस्म की पाबंदी जो लगा रखी है वो गवर्नमेंट जो है हटा देगी, क्योंकि आप किसी के घर में रोटी तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर कोई खुद मेहनत करके अपने लिए रोटी पैदा कर रहा है, रोटी अपने लिए रोटी लेने के लिए मेहनत कर रहा है कि पैसे कुछ कमा ले तो या अपना घर चला ले, तो फिर आपका भी गवर्नमेंट का भी ये फर्ज है कि जी उनको परेशान ना किया जाए, इसलिए कि जॉब तो आप दे नहीं सकते लोगों को, घर में आप उनके राशन भी नहीं डाल सकते। तो अगर कोई कोशिश करके अपने घर के लिए राशन का बंदोबस्त कर रहा है तो प्लीज उन लोगों को परेशान ना कीजिए, और साथ ही मोबाइल डाटा जो है उसको भी ऑन रखिए और सोशल मीडिया से भी मत डरिए, इसलिए कि ये जरूर है कि इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी तो सोशल मीडिया से ही मिली है, लेकिन अगर गवर्नमेंट और दूसरी पार्टीज भी अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लें तो शायद इमरान खान की इस बात का कम से कम मुकाबला किया जा सकेगा। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी इंतजार कीजिए कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान में अगली बार यानी नेक्स्ट कौन सा स्टेप लिया जाता है जिससे एकदम सनसनी फैल जाए और एकदम से सब न्यूज ही न्यूज का ढेर लग जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब हैं हमें खबरों की कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, और साथ ही हम दुआ करते हैं कि खान साहब की बड़ी लंबी उम्र हो, क्योंकि खान साहब की वजह से बहुत से लोगों का घर चल रहा है, जिसमें कि जाहिर है कि उनकी न्यूज जब लोग सुनते हैं तो जाहिर है उनका एक पॉपुलैरिटी तो है उनकी अपनी जगह, लेकिन फिर भी खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे भाई लोग हो, हमें सबसे यही कहना है कि जी सबसे पहले अपने मुल्क का सोचिए और जी मुल्क की मजीद वाट लगाना बंद कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, यानी कि आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी भेजा फ्राई के साथ कल। थैंक यू।